सुमित्रा एक पहलवान थी जो अपने अखाड़े में हर लड़कियों को पहलवानी सिखाया करती थी, क्योंकि सुमित्रा का मानना था कि लड़कियों को ताकतवर होना चाहिए ताकि वो आने वाले हर मुसीबत से खुद सामना कर सके। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा अपने अखाड़े में एक लड़की को ट्रेनिंग दे रही होती है। वो लड़की पहलवानी देखकर ही डर जाती है और पहलवानी शुरू करने से पहले ही डर जाती है। ये देखकर सुमित्रा उस लड़की से कहती है, बेटा तुम इतनी छोटी सी चीज से डर गई। अरे तुम्हारे सामने तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। जानती हो इतनी बड़ी जिंदगी में लड़कियों को कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं जानती हूँ, पर फिर भी मैडम मुझे पहलवानी नहीं करनी। मुझे इन सब चीज से घबराहट होती है। मैं तो बस यहाँ अपनी फैमिली की जिद करने पर आई हूँ। मुझे पहलवानी नहीं करनी और ना ही मुझे पहलवानी में कोई इंटरेस्ट है। अगर ऐसी बात है तो मुझे अपने अखाड़े में ऐसी डरपोक और कायर लड़की बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो खुद के लिए ना लड़ सके। एक बात ध्यान से सुन लो, जो खुद के लिए नहीं लड़ता उसके लिए तो भगवान भी नहीं लड़ता। तुम वही करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। इतना बोलकर सुमित्रा उस लड़की को अपने अखाड़े से निकाल देती है, क्योंकि सुमित्रा ऐसी लड़कियों को अपने अखाड़े में नहीं रखना चाहती थी जिसे पहलवानी में इंटरेस्ट ना हो। अब कुछ देर बाद सुमित्रा का बेटा अमित उसके पास आता है, जहाँ वो अपनी माँ से कहता है, माँ बाप की उम्र हो गई है, अब आपको घर में बैठकर बहू के हाथों की रोटी तोड़नी चाहिए, ना कि अखाड़े में लोगों की हड्डियाँ। आखिर आप कब तक की पहलवानी करती रहोगी? मेरा तो बेटा एक ही सपना था कि मेरा बेटा भी मेरी तरह पहलवान बन सके, पर मेरा बेटा तो अपने बाप की तरह डॉक्टर बन गया। इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि जब तक मेरे घर में मेरी जैसी पहलवान बहू ना आ जाए तब तक मैं पहलवानी करूँगी। अपनी माँ की बातें सुनकर अमित वहाँ से चला जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुमित्रा के अखाड़े में एक अंजलि नाम की ऐसी लड़की आती है जो अखाड़े के सारे दाव पेच बहुत अच्छे से जानती थी। तुम कौन हो बेटा? और तुम्हें पहलवानी के सारे दाव पेच बखूबी आते हैं। आखिर तुम मेरे अखाड़े में अपना दाखिला करवाने क्यों आई हो? मैडम मैं तो पहले से ही एक पहलवान हूँ और मैं इंटरनेशनल चैंपियन भी हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं एक लड़के के प्यार में हार गई हूँ और काफी पता करने पर मुझे पता चला कि लड़का आपका बेटा है। कैसी अजीब लड़की हो, अपनी शादी की बात खुद करने चली आई। क्या करती मैडम, मेरे पापा पहलवानी के बारे में कुछ नहीं जानते। वो आते तो आपसे राम सलाम ही करते और अगर आपका दिमाग घूम जाता तो आप मेरे पापा को उठाकर पटक देती और बेचारे मेरे पापा की तो हड्डियां ही टूट जाती। इसीलिए मैंने सोचा कि एक पहलवान से बात करने के लिए तो एक पहलवान को ही जाना चाहिए। अंजलि का ये मस्त मिजाज देखकर सुमित्रा को अंजलि बहुत पसंद आती है और वो मन ही मन अंजलि को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। अब अंजलि के कहने पर सुमित्रा अमित से बात करती है और सुमित्रा को पता चलता है कि अमित भी अंजलि को पसंद करता है, बस थोड़ा भाव खा रहा था। तुम आजकल के बच्चे ना कभी नहीं सुधरने वाले। जब तूने मेरे लिए बहू देख ही ली थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? वैसे तो बड़ा बोलता है, माँ पहलवानी छोड़ दो, मैं नहीं चाहता कि आप इस उम्र में पहलवानी करो। तू सच में चाहता भी है कि तेरी माँ पहलवानी छोड़ दे? मैं चाहता तो हूँ कि अब आप भी घर में बैठ जाओ, पर क्या करूँ, अंजलि की बच्ची ने मुझे अपने पीछे बहुत दौड़ाया था, इसलिए मैंने भी उसे थोड़ा परेशान करने के लिए ये सब किया। अब क्या था, सुमित्रा को पता चल चुका था कि अमित ने उसके लिए बहू देख ली है। अब बहुत जल्द सुमित्रा अपने बेटे की शादी अंजलि से करवा देती है। शादी होने के बाद सुमित्रा अपनी पहलवानी छोड़कर घर में बैठ जाती है और उसका अखाड़ा उसकी बहू संभालती है। ऐसे ही एक दिन अंजलि के अखाड़े में कुछ गुंडे आते हैं जो अंजलि को धमकी देते हैं। अपनी सास को कह दे कि अपना अखाड़ा बंद कर दे, अगर इसने अपना अखाड़ा बंद नहीं किया तो बड़े मालिक तुम्हारे पूरे खानदान को उड़ा देंगे। तुम्हें जो बकवास करनी थी कर ली ना, अब निकलो मेरे अखाड़े से। अब अंजलि घर आकर सारी बात अपनी सास को बताती है, जिस पर सुमित्रा अंजलि से कहती है, बहू तू फिक्र मत कर, ये गुंडे हर महीने आकर तुझे यूं ही धमकाएंगे। तू बस हार मत मानना। ये गुंडे जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि हम अपना अखाड़ा बंद कर दे, क्योंकि हर साल हमारे अखाड़े से ज्यादा लड़कियां पहलवानी के लिए आती हैं और हर साल जीत कर जाती हैं, जिस वजह से उस बड़े मालिक का अखाड़ा नहीं चल पा रहा। मैं सब समझ गई माँ, इसीलिए आप चाहती थी कि आपकी कोई पहलवान बहू आए, क्यों? तू सच में बहुत समझदार है बहू।
अब अंजलि भी उन गुंडों की धमकियों से नहीं डरती। समय यूं ही बीतता जाता है और बड़े मालिक एक दिन जब अंजलि और अमित बाहर घूमने जाते हैं तो उनके कार का एक्सीडेंट करवा देता है, जिसमें अंजलि अपना एक पैर गंवा देती है। अंजलि के लंगड़ी होने के बाद एक एक करके लड़कियां भी पहलवानी छोड़ने लगती है और बड़े मालिक के अखाड़े में जाकर प्रैक्टिस की तैयारियां करती है। ये देखकर सुमित्रा की चिंता बढ़ने लगती है, क्योंकि उसने अपने बेटे से वादा किया था कि बहू आने के बाद वो पहलवानी नहीं करेगी। तो वही दूसरी ओर अपनी सास को इतना परेशान देखकर अंजलि सुमित्रा से कहती है, माँ जी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आपकी लंगड़ी बहू की वजह से आज आपका अखाड़ा बंद होने के कगार पर आ गया है। नहीं बहू, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। ये सब चाल तो उस बड़े मालिक की है। मेरे हाथ अभी बंधे हुए हैं, वरना मैं इस लड़ाई को अकेले ही लड़ लेती। अपनी सास को इतना लाचार देखकर अंजलि को बहुत बुरा लगता है और रात को जब अमित घर आता है तो अंजलि अमित से अपनी सास के लिए बात करती है। अमित, माँ को अपनी कसम से आजाद कर दो। मैं मानती हूँ माँ की उम्र हो गई है, पर उनकी हड्डियों में अब भी इतनी ताकत है कि वो अकेले 10 पहलवानों से लड़ सके। माँ का बस एक ही सपना है कि वो अपने अखाड़े को शहर के बेस्ट अखाड़ों में से एक बना सके। अंजलि, मुझे तुम्हारे या माँ के पहलवानी से कोई एतराज नहीं है। ये सब तो मैं माँ के भले के लिए कर रहा हूँ, पर जब से तुम लंगड़ी हुई हो तब से मेरा डर और भी ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए मैं माँ को इजाजत नहीं दे सकता। अमित, तुम नहीं समझोगी, जब एक पहलवान को पहलवानी करने से रोक दिया जाता है तो उस पर क्या बीतती है। सोचो, तुम डॉक्टर हो और तुम्हारे सामने कोई मरीज मर रहा हो और तुम्हें उसका इलाज करने से मना कर दिया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। अंजलि अमित को सवालों के घेरे में खड़ा करके चली जाती है। अब अमित काफी सोचता है और वो फैसला लेता है कि वो अपनी माँ को पहलवानी करने से नहीं रोकेगा। माँ, पहलवानी करके आपने मेरी परवरिश करी है और मुझे एक डॉक्टर बनाया है, इसलिए मैं आपसे आपका सपना नहीं छीनूंगा। जिस माँ ने मुझे मेरे सपने पूरे करने दिए, भला मैं उनसे उनका सपना कैसे छीन लूं? मेरी अंजलि तो अब पहलवानी नहीं कर सकती, पर उसकी पहलवान सास जरूर पहलवानी करेगी। अमित की यह बात सुनकर सुमित्रा और अंजलि बहुत खुश होती हैं, जिसके बाद एक बार फिर सुमित्रा अपने अखाड़े में आ खड़ी होती है और पहलवानी करने लगती है। और बहुत ही कम दिनों के अंदर अंदर सुमित्रा बड़े मालिक को उसकी किए की सजा दिलवाती है और अपनी बहू का बदला लेती है। साथ ही बहुत जल्द सुमित्रा वो मुकाम भी हासिल कर लेती है जिसके लिए उसने इतने सालों तक मेहनत की थी। अब सुमित्रा का अखाड़ा शहर के टॉप 5 में गिना जाता है। दिया जैसी बहू पाकर मीना बहुत खुश थी। आखिर होती भी क्यों ना, उसे ठीक वैसी ही बहू जो मिली थी जैसे उसने चाही थी। ऐसे ही एक दिन दिया अपनी सास के लिए खाना लेकर आती है। माँ जी, जल्दी से खाने की टेबल पर आ जाइए, आपका लंच तैयार हो चुका है। अरे बहू, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। इतना सब कुछ तू कैसे कर लेती है? खाने की खुशबू से तो लग रहा है कि तूने कुछ आज स्पेशल बनाया है। हाँ माँ जी, स्पेशल तो बना है, आप बस आकर अब लंच कर लीजिए। अब मीना लंच करने के लिए बैठती है कि तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। दिया जैसे ही दरवाजा खोलती है, वो देखती है कि उसकी एक पड़ोसन हाथ में सब्जी लेकर आई है। अरे आंटी जी, आप यहाँ, और ये सब्जी किसे लेकर आई है? मुझे तो तेरी सास ने ही खाने पर बुलाया था। अब पहली बार तेरे घर खाने के लिए आ रही हूँ तो खाली हाथ थोड़ी आ सकती थी, इसीलिए सोचा कि क्यों ना मैं अपने हाथों की बनी रात की सब्जी तेरे लिए ले आऊँ। अब तेरी सास तो लहसुन प्याज खाती नहीं, तो सोचा तेरे लिए ही लेकर आ जाऊँ। इसलिए तो बहन तुम्हें यहाँ बुलाया है। एक बार मेरी बहू के हाथ का खाना खाकर तो देखो, लहसुन प्याज भूल जाओगी। और वैसे भी हिंदुओं को सादा खाना ही खाना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन, पर क्या करें, हम तो शुरू से ही लहसुन प्याज खाते आए हैं ना। पर अब तुम इतना जिद कर रहे हो तो एक बार मैं भी खाकर देख लेती हूँ तुम्हारी बहू के हाथ का खाना। अब मीना अपनी पड़ोसन के साथ खाना खाती है। घर पर आई पड़ोसन को भी दिया के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है और वो दिया से कहती है, बहू तू तो सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है, तेरे हाथ में तो जादू है। मीना बहन, तुम बिल्कुल सही कहती थी, तुम्हारी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है, मुझसे भी अच्छा। मुझे भी सिखा दो बिना लहसुन प्याज का खाना, देखो कितना अच्छा खाना बना है। हाँ हाँ आंटी जी, क्यों नहीं। वैसे आपने भी राजमा की सब्जी बहुत अच्छी बनाई है और बहुत दिनों बाद मैंने लहसुन प्याज की सब्जी खाई। जब से शादी हुई तब से तो मैं लहसुन प्याज खाना ही भूल गई थी। बहू, मैं जानती हूँ ऐसा खाना खाने के लिए तेरा मन मचल रहा होगा, इसीलिए मैं तेरे लिए राजमा की सब्जी मंगवा लाई।
सब खाना खाते हुए आपस में बात कर रहे थे कि तभी दिया का फोन आता है और वो अपनी बचपन की दोस्त नूर से बात करने लगती है। हेलो, कौन? भूल गई मुझे? मैं तेरी बचपन की दोस्त नूर बोल रही हूँ। नूर, ये तू है? आखिर तुझे इतने दिनों बाद मेरी याद कैसे आई? और तुझे मेरा नंबर कहाँ से मिला? बता, तेरी शादी हो गई है क्या? अरे एक साथ इतने सारे सवाल। हाँ, मेरी शादी हो गई और तेरा नंबर मुझे तेरी मम्मी ने दिया है। और खुशी की बात तो ये है कि मेरी शादी भी तेरे शहर में हुई है। अब हम दोनों बचपन की दोस्त एक ही शहर में हैं, वो भी एक ही मोहल्ले में। क्या तू सच बोल रही है? अगर ऐसी बात है तो जल्दी से अपना घर बता, मैं अभी तुझसे मिलने आ रही हूँ। अब जैसे ही दिया को पता चलता है कि उसकी बचपन की दोस्त नूर उसी के मोहल्ले में है तो दिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो खुशी से पागल हो जाती है। ये देखकर मीना अपनी बहू से कहती है, अरे दिया बहू, क्या हो गया तुझे? तू इस तरह से क्यों चिल्लाई? ऐसा कौन सा खजाना लग गया तेरे हाथ? अब दिया अपनी सहेली का फोन काटकर अपनी सास को नूर के बारे में बताती है। माँ जी, मैं अपनी बचपन की सहेली से बात कर रही थी। आपको पता है आज कितने सालों बाद हम दोनों की बात हुई है? और खुशी की बात तो ये है कि मेरी सहेली भी इसी मोहल्ले में है। मैं उससे मिलने उसके घर जा सकती हूँ। अच्छा तो ये बात है। अब तू फिक्र मत कर, जब तेरा दिल करे तब तू अपनी दोस्त से मिलने के लिए चली जाना। अब मीना से आज्ञा मिलने के बाद मानो जैसे दिया की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और दिया तैयार होकर नूर के घर जाती है। कितने दिनों बाद देख रही हूँ तुझे। जब से तेरी शादी हुई तू तो मुझे भूल ही गई थी। वैसे कैसी है तू? तेरे ससुराल में सब ठीक तो चल रहा है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे ससुराल में भी सब बहुत अच्छे। मेरी सास तो मुझे माँ से भी बढ़कर प्यार करती है, इसीलिए तो उन्होंने मुझसे बिना सवाल पूछे मुझे तेरे घर आने दिया। अच्छा, तेरे घर में कौन कौन है? कोई नजर नहीं आ रहा। मेरे घर में मैं, मेरे पति अकेले रहते हैं। इनकी सरकारी नौकरी है ना, तो सरकार की तरफ से इनका जहाँ भी ट्रांसफर होता है ये मुझे अपने साथ ले जाते हैं। अच्छा, बातें बाद में करते रहेंगे, तू बैठकर कुछ खा ले। मैंने तेरे लिए नॉनवेज बनाया है, बिल्कुल वैसा ही जैसे तुझे पसंद है। क्या नॉनवेज? नूर यार, मैं तुझे क्या बताऊं? तुझे पता है जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने लहसुन प्याज भी खाना छोड़ दिए और आज इतने दिनों बाद तेरे हाथ का नॉनवेज खाऊंगी। वाओ मुझे ना बहुत खुशी हो रही है। अब तू जल्दी से खाना लगा दे बस। अब नूर और दिया एक साथ खाना खाते हैं और थोड़ा सा खाना नूर दिया के लिए पैक कर देती है और उसे देते हुए कहती है, यार दिया, तू तो बता रही थी कि जब से तेरी शादी हुई है तब से तूने लहसुन प्याज भी नहीं खाया और तू अपने साथ नॉनवेज लेकर घर जा रही है। तेरी सास कुछ बोलेगी नहीं क्या? अरे नूर, तो इसकी टेंशन क्यों लेती है? मेरी सास बहुत अच्छी है। वो खाने पीने के मामले में मुझे बिल्कुल भी मना नहीं करती। उल्टा वो तो खुद मोहल्ले की पड़ोसन से मेरे लिए लहसुन प्याज वाली सब्जी बनवा कर मांग लेती है। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। अब दिया अपने साथ नॉनवेज लेकर घर आती है और उसे बड़े चाव से खाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नूर दिया की मनपसंद बिरयानी बनाकर लेकर आती है। नूर को देखकर पहले तो मीना बहुत खुश होती है और उससे बातें करती है, पर जब उसे पता चलता है कि नूर खाने में बिरयानी लेकर आई है तो मीना का पारा गर्म हो जाता है। ए लड़की, तू मेरी बहू की दोस्त थी, इसीलिए मैंने तुझे यहाँ आने दिया और अपनी बहू को तेरे साथ जाने दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू मुसलमान होके हिंदू के घर में मांस मच्छी के मीट लेकर आए। पर मेरे घर का खाना तो अक्सर आपके घर में आता है और मेरे हाथ का बना खाना दिया को बहुत पसंद है। कल मैं यहाँ से चली जाऊंगी, इसलिए आखिरी बार मैं अपने दोस्त के लिए ही बिरयानी बनाकर लाई थी। क्या? इतने दिनों से मेरे घर में एक मुसलमान के घर से खाना आ रहा था और मुझे पता भी नहीं है? दिव्या बहू, ये सब क्या हो रहा है? तुझे पता नहीं है क्या कि हम शुद्ध शाकाहारी हैं? माँ जी, आप नूर को कुछ मत बोलिए। उस बेचारी को कुछ नहीं पता, उसने तो मुझे मना किया था। पर मुझे ही लगा था कि आपको मुसलमान के घर खाने से कोई एतराज नहीं होगा। अगर मुझे पता होता कि आप इतना ज्यादा भेदभाव करती हैं तो मैं कभी भी नूर के घर खाना अपने घर में नहीं लाती। बहू, तू कहना क्या चाहती है? नहीं माँ जी, मैं नहीं जानती थी कि आप मुसलमानों से इतनी नफरत करती हैं। नूर मेरी बचपन की दोस्त है और वैसे भी ये खाना आपके लिए नहीं मेरे लिए लेकर आई है और खाना बहुत प्यार से बनाया है। और ये बिरयानी पूरी तरह से वेजिटेरियन है। मैं नॉनवेज खाती थी, वो भी छोड़ दिया है। और मेरी दोस्त ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि आप नॉनवेज नहीं खाती हो, इसलिए वो वेज बिरयानी लेकर आई है। पर उसे क्या पता था कि आप उसके साथ इस तरह का बर्ताव करेंगी। नूर, मुझे माफ कर दे। अपनी सास की गलती की माफी दिया अपनी दोस्त से मांगती है। अब नूर भी अपना खाना लेकर वापस चली जाती है। नूर के जाने के बाद दिया अब बहुत उदास रहने लगी थी
अपनी बहू को ऐसे उदास देखकर मीना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू से माफी मांगते हुए कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तूने ये सब कुछ सहा और कहीं ना कहीं तूने अपने परिवार के लिए जो कुछ भी तुझे पसंद था वो सब कुछ तूने छोड़ दिया। और सच बताऊं तो मुझे उस दिन गुस्सा आ गया जब मैंने बिरयानी का नाम सुना। मैं वादा करती हूँ कि मैं अब कभी भी तेरे खाने पीने पे कोई भी रोक टोक नहीं लगाऊंगी। तुझे नॉन वेज वेज जो भी खाना है तू आराम से खा सकती है। अपनी सास की ये बात सुनकर दिया सारी पुरानी बातों को भूल जाती है और दोनों सास बहू एक बार फिर पहले की तरह रहने लगते हैं। भारती दिखने में बेहद खूबसूरत थी और उसकी सुंदरता में चार चांद लगाने का काम करते थे उसके काले लंबे घने बाल। उसकी चोटी नागिन की तरह बल खाती रहती थी। ये सब देखकर हर कोई उसकी सुंदरता और उसके लंबे काले बालों की तारीफ किया करते थे। ऐसे ही अब भारती के माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। एक दिन भारती को देखने के लिए अनुराग नाम का लड़का अपनी माँ कमला और बहन निक्की के साथ आता है। कमला तो पहली नजर में ही भारती को पसंद कर लेती है और कहती है, अरे भाई हमें तो लड़की पसंद है। लड़की की सुंदरता तो देखो, वाह क्या ही कहना। और तो और इसके लंबे काले बाल इसकी सुंदरता में चार चांद लगाने का काम करते हैं। ऐसी बहू किसे नहीं चाहिए। अरे हमें तो दहेज भी नहीं चाहिए। आप तो बस चट मंगनी और पट ब्याह कर डालो। हमें बस आपकी बिटिया अपने घर ले जानी है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। कुछ ही दिनों में अनुराग और भारती का रिश्ता पक्का हो जाता है। जोर शोर से उन दोनों की सगाई होती है। हर तरफ खुशियों का माहौल था। देखते ही देखते उनकी शादी का दिन नजदीक आ जाता है। भारती और अनुराग की शादी बड़ी ही धूमधाम से होती है। शादी के बाद भारती अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी को बखूबी संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन भारती के ससुराल में उसकी मौसी सास करुणा आती है। करुणा भारती के बालों को देखकर कहती है, अरे भारती बहू, तेरे बाल तो बड़े ही सुंदर हैं। ऐसा लगता है जैसे नकली बाल लगा रखे हैं तूने। करुणा के मुंह से ये सुनकर भारती घबरा जाती है, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। भारती घबराते हुए बोलती है, नहीं नहीं मौसी जी, एकदम असली बाल हैं। आपको शायद गलत फहमी हुई है। अरे तू घबरा क्यों गई? ऐसा लग रहा है जैसे तेरी कोई चोरी पकड़ी गई हो। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। वैसे सच बताऊं भारती बहू, तू तारीफ के लायक तो है। मेरी बहन लाखों में एक बहू ढूंढ कर लाई है अपने लिए। घर के काम काज में भी परफेक्ट है, सुंदरता में भी परफेक्ट है। बाल तो इतने ज्यादा परफेक्ट हैं तेरे कि पूछो मत। पूरे मोहल्ले में तेरे ही बालों की तारीफ होती रहती है। ऐसा कौन सा तेल लगाती है तू? कुछ भी तो नहीं, जैसा आप लोग नॉर्मल करते हैं तेल वगैरह, वही मैं भी करती हूँ अपने बालों के लिए। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करती। सब कुछ तो भगवान की देन है मौसी जी। अगर बुरा ना लगे तो क्या मैं तेरे बालों को छूकर देख सकती हूँ? भारती करुणा के मुंह से ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और उसे एकदम से कोई बात याद आती है, जिसमें एक बूढ़ी औरत भारती से कहती है, ध्यान रखना, इस जादुई बाल को कोई भी व्यक्ति ना छूने पाए। अगर कोई भी बालों की सच्चाई जानने के लिए उसे छूने की कोशिश करता है तो ये बाल तुरंत झड़ने लग जाएंगे। ये बात याद करने के बाद भारती कहती है, अरे मौसी जी, आप किन बातों के पीछे पड़ गई? मैं आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर लाती हूँ। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन अनुराग की छोटी बहन निक्की अपनी भाभी भारती से कहती है, भाभी एक बात बताओ, सच में आप अपने बालों में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करती हो? I mean, आपके बाल और आपकी अपनी मोटी चोटी देखकर ना ऐसा लगता है जैसे आप अलग से अपने बालों की केयर करती हो। मैं चाहती हूँ कि मेरे बाल भी आपके बालों जैसे हो जाएं। अरे निक्की, मेरे बाल तो नेचुरल हैं और मैं कुछ भी नहीं करती अपने बालों के लिए। जो चीज भगवान ने बना कर दी है वो चीज हमारे हाथ में तो नहीं है ना। और सच बताऊं तो मुझे ना तुम्हारे बाल अच्छे लगते हैं, अपने बाल तो बहुत बेकार लगते हैं। मैं क्या सोच रही थी ना, क्यों ना हम दोनों सैलून में जाकर अपने बालों को स्ट्रेट करवा लें। और अब आपके बाल भी थोड़े से घुंघराले हैं तो हम दोनों अपने बालों को ना थोड़ा स्ट्रेट करवा लेते हैं। हाँ, इतना बोलते ही निक्की भारती के बालों में हाथ लगाने वाली थी, तभी भारती निक्की को थोड़ा सा धक्का मारकर हटा देती है और कहती है, आप ना बुरा मत मानना मेरी इस हरकत को। वो दरअसल बात यह है कि मैं अपने बालों में केमिकल ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं करवाती। मुझे नेचुरल तरीके से ही अपने बालों को अच्छा रखना पसंद आता है। और आपको जो करवाना है आप करवा सकती हैं, मुझे नहीं करवाना कुछ भी। अगर आपको नहीं करवाना तो मत करवाओ ना, लेकिन ये कौन सा तरीका है? आपने मुझे धक्का क्यों दिया? इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है। और भाभी, घमंड तो रावण का भी नहीं टिका, फिर तो आपके बाल क्या चीज है? इतना बोलकर मीठी अपने कमरे में आ जाती है। कहीं न कहीं बहुत बुरा लगता है। अब वो जानना चाहती थी कि आखिर भारती अपने बालों में ऐसा क्या लगाती है जिससे उसके बाल इतने सुंदर हैं। ऐसे ही एक दिन भारती घर पर अकेली थी। आज तो घर पे कोई नहीं है
और मैंने कई दिनों से अपने बालों की साफ सफाई नहीं की है, क्यों ना आज कर लूं। इतना बोलकर भारती अपने सारे बाल उतारकर उसे अच्छे से वॉश करती है और फिर उसमें तेल लगाती है। थोड़ी देर के लिए भारती अपने जादुई बाल को उतारकर बेड पर रखकर सो जाती है और भारती बहुत गहरी नींद में हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो भूल जाती है कि उसके सर पर बाल नहीं है। वो किचन में चली जाती है। तभी वहाँ कमला आ जाती है। कमला भारती को गंजे रूप में देखकर हैरान हो जाती है। जब भारती की नजर कमला पर पड़ती है तो कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप इतना शांत क्यों हैं? बहू, तेरे बाल कहाँ हैं? तू तो गंजी है। ये सुनकर भारती भागते हुए अपने कमरे में जाती है और यहाँ वहाँ अपने बाल ढूंढने लगती है, लेकिन काफी मेहनत करने के बाद भारती को बाल नहीं मिलते। तभी निक्की भारती के नकली बाल अपने हाथों में लेकर आती है और उससे कहती है, यही ढूंढ रही हो क्या भाभी? आपको शर्म नहीं आई हमसे इतना बड़ा झूठ बोलते हुए? अरे अगर आप गंजी थी तो हमें बता दिया होता, लेकिन ये नकली बाल लगाने का क्या मतलब बनता है? हाँ, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर थी। एक बार मेरी बात सुन लो, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। हमें कुछ भी नहीं जानना। तुमने हमें धोखे में रखा है। तुम एक गंजी हो और तुमने अपने ससुराल वालों को झूठ में रखा है। जिनके साथ तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बितानी है, उन्हीं से तुमने इतना बड़ा झूठ बोला है। हम तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। अब तुम हमारे घर में रहने के लायक नहीं हो। तभी वहाँ पर भारती का पति अनुराग आता है और अनुराग कहता है, मैं जानता हूँ कि भारती ने जो किया है वो गलत है। उसने हमें धोखे में रखा, लेकिन एक बार जान तो लो कि आखिर ऐसा क्या था जिस वजह से भारती ने हमें इतना बड़ा झूठ बोला। अनुराग के इतना कहने के बाद भारती अपनी पूरी बात अपने ससुराल वालों को बताती है। ये उन दिनों की बात है जब भारती कॉलेज जाया करती थी। बहुत ही ज्यादा सुंदर हुआ करती थी। भारती को दिन प्रतिदिन अपने बालों को और ज्यादा सुंदर करने की चाह रह चुकी थी, इसलिए वो बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसके बाल झड़ने लगते हैं और वो गंजी होने लगती है। उसकी ये हालत देखकर उसके पूरे परिवार को उसकी चिंता होने लगती है। धीरे धीरे भारती डिप्रेशन की ओर जा रही थी, क्योंकि अब भारती पूरी तरह से गंजी हो चुकी थी। ऐसे ही भारती सर पर कपड़ा बांधे हुए कहीं से जा रही थी। तभी अचानक उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है, जो कि घायल रूप से एक पेड़ के नीचे बैठी थी। हर कोई उसे देखकर नजरअंदाज कर देता, लेकिन भारती उसके पास जाती है और उसे अस्पताल ले जाकर उसकी मरहम पट्टी करवा देती है। तभी वो बूढ़ी औरत एक जादूगरनी का रूप ले लेती है और भारती से कहती है, घबराओ नहीं भारती, मैं एक जादूगरनी हूँ। मैं बस यहाँ से भटक रही थी, तभी देखा कि तुम बहुत ही ज्यादा परेशान हो। तुम्हारी परेशानी जानने के लिए ही मैंने ये सब किया। और सच बताऊं तो तुम दिल की बहुत अच्छी हो। अपनी परेशानी को छोड़कर तुमने जब मुझे घायल देखा तो मेरी मदद करने के लिए चली आई। बताओ आखिर क्या परेशानी है तुम्हारी? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। भारती उस औरत को सारी बात बताती है, जिसके बाद वो जादुई औरत कहती है, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें जादुई नकली बाल देती हूँ। ये जादुई बाल जब भी तुम अपने सर पर लगाओगी, इस बात का खास ध्यान देना कि कोई भी इस बाल को चेक करने के लिए इसे छुए ना। जैसे ही कोई इसकी सच्चाई जानने के लिए इसे छूने की कोशिश करेगा, वैसे ही ये धीरे धीरे झड़ने लग जाएंगे। और हाँ, इस बात का तो सबसे ज्यादा ख्याल रखना कि जब तुम्हारे सर पर बाल लगे रहेंगे, तब कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, तुम्हारे सर से नहीं हटा सकता। इस तरह से भारती नकली बालों के सहारे ही अपना जीवन बिताने लगती है। और मुझे सबसे ज्यादा परेशानी तो तब हुई जब मेरे घर वालों को मेरी शादी की चिंता सताने लगी। अब एक माँ बाप के लिए उनकी बेटी की शादी को लेकर बहुत सारे अरमान होते हैं, लेकिन गंजेपन के कारण हर कोई मुझसे शादी करने से मना कर देता था। लेकिन आप एक बार ये सोचो माँ जी, कि अगर मेरी जगह निक्की होती तो क्या करती आप। इसीलिए मेरे माँ बाप ने और मैंने आपसे ये झूठ बोला। भारती की पूरी बात जानने के बाद ससुराल वाले उसे माफ कर देते हैं। कमला और निक्की दोनों भारती को उसके जादुई नकली चोटी के साथ स्वीकार कर लेते हैं और हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं।